तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं जो कि दोस्तों आपका भारतीय संविधान है यानी कि पॉलिटी। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जामों में भर भर के देखने को मिलते हैं और दोस्तों हम लोग आसान भाषा में दोस्तों इसे याद भी कर लेंगे। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग देखेंगे और एक बार आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों हम लोग आज कैसे देखने वाले हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हमने वही चैप्टर और वही क्वेश्चन उठाया है जो एग्जामों में बार बार देखने को मिलते हैं। ठीक है, चाहे आप भारत के किसी भी एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और वो भी अधिक मात्रा में। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से और एंड तक देखिएगा। जितने भी चैप्टर हैं हम लोग सभी एक चैप्टर का देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं और कौन कौन से ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग पहले चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। दोस्तों पहला चैप्टर आपका कौन सा है? संसद। दोस्तों आपका ये आपका संसद है दोस्तों। यहाँ से दोस्तों आपको पता होगा यहाँ से भी क्वेश्चन आपको एग्जामों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो संसद दोस्तों आपका संसद है भारतीय संविधान में ये मतलब वर्णित है और ये आर्टिकल 79 यानी कि 79 में है। ठीक है, 79 में दोस्तों ये संसद है। ठीक है, और 80 में दोस्तों आपको पता होगा ये आपका राज्यसभा है, राज्यसभा। और 81 में क्या है? लोकसभा है। ये आपके अनुच्छेद हैं, इसमें ये बताया गया है। ये लोकसभा का संरक्षण किया गया मतलब संरचना बताया गया है और इसमें राज्यसभा का संरचना बताया गया है आर्टिकल 80 में। ठीक है, तो ये तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे अनुच्छेद 79 यानी कि 79। ठीक है, तो दोस्तों आपको देख पा रहे होंगे दोस्तों ये स्ट्रक्चर से माध्यम से दोस्तों हम लोग समझेंगे और ये इमेज है आपका क्या? संसद का दोस्तों इमेज है। ठीक है, और इंग्लिश में पार्लियामेंट कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, आपको पता भी होगा। ठीक है, तो संसद के दोस्तों 3 अंग होते हैं जैसा कि हमने आपको अभी बताया है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, ठीक। इसके कौन कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। अगर जो आपसे कोई पूछेगा दोस्तों संसद के कितने अंग होते हैं तो आप बताइएगा 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति दोस्तों अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक में एक ट्रिक मैं बताऊंगा आपको, वो तुरंत आसानी से दोस्तों आपको याद हो जाएगा। और राज्यसभा दोस्तों अनुच्छेद 80 है और ये लोकसभा का है। ठीक है, संसद दोस्तों आप लोगों ने देख ही लिया है, 79 है, 79 अनुच्छेद 79 में क्या कहा गया है? एक संसद होगा। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे पहले लोकसभा। ठीक है, लोकसभा में दोस्तों क्या है? ये जनता का सदन है। लोकसभा एक जनता का सदन है और इसमें सदस्य सीधे जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, यानी कि जनता द्वारा सीधे निर्वाचित होते हैं। ठीक है, और इनका कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष होता है, ये सभी को पता होगा। और न्यूनतम आयु दोस्तों कितनी होनी चाहिए लोकसभा में सदस्य बनने के लिए? दोस्तों 25 वर्ष न्यूनतम आयु होना चाहिए। और अधिकतम सदस्य दोस्तों इसमें कितने हो सकते हैं? तो ये 552 सदस्य हो सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में दोस्तों 545 सदस्य हैं। कितने हैं? 545 सदस्य। ठीक है, चलिए दोस्तों ये आरक्षण है SC और ST के लिए। ठीक है, और ये अध्यक्ष दोस्तों कौन होते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, और ये दोस्तों अगला आपका है राज्यसभा। दोस्तों राज्यसभा में दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, है ना, और ये अस्थाई सदन होते हैं और इनका कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, हर 2 वर्ष में एक बाई 3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। न्यूनतम आयु दोस्तों इनकी 30 वर्ष है। कितनी? 30 वर्ष। और अधिकतम सदस्य दोस्तों 250 इसमें हो सकते हैं, इसमें दोस्तों ज़्यादा थे 552 और इसमें वर्तमान में दोस्तों कितने सदस्य हैं? 245। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। चलिए यहाँ से आपको इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अगला है आपका संसद के सत्र। दोस्तों संसद के 3 सत्र होते हैं। ठीक है, एक आपका बजट सत्र, एक मानसूनी सत्र और एक शीतकालीन सत्र। संसद की समितियां दोस्तों कब होती हैं? दोस्तों लोक सेवा समिति, अनुमान समिति और लोक लेखा समिति, स्थायी समितियां, विशेष समितियां और तदर्थ समिति। ठीक है, महत्वपूर्ण दोस्तों देख लेते हैं। तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों कौन करता है? तो दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष। इतनी समय दोस्तों वर्तमान में कौन है लोकसभा के अध्यक्ष? तो ओम बिरला जी हैं। ठीक है, संसद का दोस्तों गठन आपका 1950 में हुआ था
और संसद भवन का निर्माण दोस्तों आपका 1921 से लेकर 27 तक में हुआ था, है ना। प्रथम आम चुनाव दोस्तों कब हुआ था? 1951 से लेकर 52 तक, जो कि आपका 1951 से लेकर 52 तक हुआ था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। वेतन एवं भत्ते की इनकी बात कर लेते हैं दोस्तों। लोकसभा अध्यक्ष का वेतन कितना होता है? 4 लाख रुपए होता है। और राज्यसभा के सभापति दोस्तों कितना लाख होता है? ये भी 4 लाख। राज्यसभा के सभापति दोस्तों कौन होते हैं दोस्तों? उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। क्या उपराष्ट्रपति होती हैं? ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार बना है, ठीक है। और संसद का ये दोस्तों सांसद का निधि दोस्तों 5 करोड़ है, ठीक है। तो चलिए अगला अब हम देखेंगे दोस्तों राज्यसभा। दोस्तों राज्यसभा दोस्तों ये भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। ये दोस्तों इनकी संरचना है, ये स्ट्रक्चर। और यहाँ से तो हम लोग देखेंगे इसका परिचय दोस्तों इंग्लिश में इसे अपर हाउस कहते हैं, ठीक है। और जैसा कि दोस्तों हमने देखा है संसद में दोस्तों अनुच्छेद 79 है। अनुच्छेद 80 दोस्तों राज्यसभा की संरचना को बताता है, इसमें वर्णित किया गया है। अधिकतम सदस्य दोस्तों इसमें कितने होते हैं? 250, ठीक है, राज्यसभा में। और 238 दोस्तों निर्वाचित होते हैं और ये राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं, ठीक है। और 12 नामित सदस्य होते हैं और राष्ट्रपति द्वारा कला साहित्य विज्ञान समाज सेवा से जो आते हैं उन्हीं को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। वर्तमान सदस्य दोस्तों कितने हैं? तो 245 वर्तमान सदस्य हैं राज्यसभा में। और निर्वाचित कितने हैं? तो 233 हैं, ठीक है। और 12 नामित किए गए हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कुछ और इनसे संबंधित कुछ बातें, थोड़ा तेज में देखेंगे दोस्तों। इनका कार्यकाल दोस्तों कितना होता है? कार्यकाल दोस्तों ये कार्य कौन सा होता है? स्थायी सदन से कभी भंग नहीं होते हैं, है ना। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। योग्यता दोस्तों इनकी क्या होती है? तो दोस्तों भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए, संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यता, ठीक है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला आपका है धन विधेयक में भूमिका। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, ये बातें आपको ध्यान में रखना है, ना कि राज्यसभा में, ठीक है। धन विधेयक कहाँ पे पेश किया जाता है? लोकसभा में सिर्फ, राज्यसभा में नहीं पेश किया जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को न तो अस्वीकार कर सकता है और न ही संशोधित कर सकता है। केवल 14 दिनों के लिए रोक सकती है या सिफारिशें दे सकती हैं, लेकिन लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं होता है, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। सभापति दोस्तों कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है ना। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। वर्तमान सभापति श्री जगदीप धनखड़, है ना, ये हैं वर्तमान सभापति दोस्तों। ये आपका संशोधन कर लीजिएगा, ये सीपी राधाकृष्णन है। सीपी राधाकृष्णन जो कि आपके वर्तमान राष्ट्रपति हैं, सीपी राधाकृष्णन है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, जो कि वर्तमान में राष्ट्रपति आपके हैं, सॉरी उपराष्ट्रपति हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे दोस्तों हम लोग, उपसभापति राज्यसभा के सदस्यों से चुनती है, ठीक है। चलिए और अगला आपका है दोस्तों लोकसभा से अंतर। दोस्तों लोकसभा से अंतर क्या होता है? तो राज्यसभा और एवं लोकसभा में अंतर क्या है? तो अप्रत्यक्ष कर चुनाव इसमें होता है राज्यसभा में, और वहीं प्रत्यक्ष चुनाव होता है लोकसभा में। राज्यों का प्रतिनिधित्व दोस्तों और ये लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, ये राज्यों का करता है, ये लोगों का करता है। अस्थाई सदन दोस्तों इसमें होते हैं और इसमें 5 वर्ष का कार्यकाल, और ये जो भी भंग हो सकती है और ये दोस्तों भंग नहीं हो सकते हैं, यानी कि अस्थाई सदस्य हैं। परीक्षा में जो दोस्तों पूछने जाने वाले ज़्यादातर दोस्तों क्वेश्चन आते हैं यहीं से आते हैं। प्रथम सभापति डॉक्टर राधाकृष्णन, ठीक है, कौन है? डॉक्टर राधाकृष्णन, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि यस राधाकृष्णन है, जो कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, ये जो कि आपके पहले उपराष्ट्रपति थे, ये 1952 में, ठीक है। प्रथम उपसभापति SV कृष्णमूर्ति राव थी, ठीक है। सबसे ज़्यादा सीटें दोस्तों उत्तर प्रदेश में हैं, 31 सीटें हैं। सबसे कम सीटें कई राज्यों में, जैसे कि गोवा, मणिपुर, मेघालय, ये तीनों में दोस्तों 1-1 सीटें हैं।
पहली महिला महासचिव दोस्तों कौन सी? वी.एस. रमा देवी थी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे अगला आपका राष्ट्रपति। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन एग्जामों में भर भर के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति दोस्तों आपका आर्टिकल 52 में बताया गया है कि एक राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, इनसे दोस्तों संबंधित आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक में क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। दोस्तों एक ट्रिक है, आपको याद कर लेना है। क्या? पकानी कोका दुयु दशम, पकानी कोका दुयु दशम। ठीक है, कोका दुयु दशम, ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा, दिखाई नहीं देगा आपको। ठीक है, तो पकानी कोका दियो दशम, जो कि 52 से लेकर 61 तक आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, प से पद, का से कार्यपालिका, नि से निर्वाचन, को से कोटा और का से कार्य, दू से दोबारा, दोबारा मतलब राष्ट्रपति बन सकते हैं, यो से योग्यता, हाँ, स से शपथ। ठीक है, तो ऐसे याद हो जाएगा आपका। और आपका लास्ट में म है, द्विदशम यानी कि महाभियोग, आर्टिकल 61। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको याद कर लीजिएगा, आपको अपने नोट्स में बनाकर। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति का परिचय। भारत का एक राज्य प्रमुख प्रथम नागरिक होता है। भारत का प्रथम नागरिक, ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि कौन होता है दोस्तों? ये राष्ट्रपति होते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख ये भी होते हैं, कार्यपालिका का प्रमुख शक्ति के यही होते हैं। ठीक है, वास्तविक रूप से दोस्तों ये प्रधानमंत्री होते हैं, औपचारिक रूप से राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, और ये संवैधानिक आधार क्या है दोस्तों? तो अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, चुनाव प्रक्रिया दोस्तों इनकी कैसी होती है राष्ट्रपति की? तो ये भी हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। चुनाव प्रक्रिया दोस्तों अनुच्छेद 54 से लेकर 55 तक। पहले निर्वाचन होता है, फिर अप्रत्यक्ष कर होता है, फिर अनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है, फिर एकल संक्रमणीय होता है। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है, राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत होता है। ठीक है, इनकी शक्तियाँ क्या क्या हैं दोस्तों? ये भी हम लोग देख लेते हैं। इनकी शक्तियाँ दोस्तों हैं कार्यपालिका की। ठीक है, पीएम मंत्रियों राज्यपालों की नियुक्ति ये कौन करते हैं? ये राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 75 के माध्यम से। ठीक है, आपातकालीन शक्तियाँ क्या हैं? तो राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति लगा सकते हैं आर्टिकल 352 के तहत। राज्य आपातकाल दोस्तों ये 356 के तहत लगता है। वित्तीय आपातकाल 360 के तहत लगता है। ठीक है, विधायी दोस्तों संसद का सत्र बुलाना, लोकसभा भंग करना, ये दोस्तों राष्ट्रपति कर सकते हैं आर्टिकल 85 के माध्यम से लोकसभा का भंग। ये क्वेश्चन बहुत ही बार बनता है कि लोकसभा भंग कर सकता है, उसमें ऑप्शन दिया रहता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों आपको क्या चुन कराना है? राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों आपका है, अगला है न्यायिक। दोस्तों क्षमादान की शक्तियाँ क्या है? राष्ट्रपति कर सकते हैं आर्टिकल 12 के तहत। ठीक है, महाभियोग दोस्तों इन पे लगाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के तहत। संविधान के अगर जो उल्लंघन पर संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव पारित, अगर जो संविधान का कोई भी नियमों का उल्लंघन राष्ट्रपति कर रहे हैं तो क्या हो सकता है? संसद के किसी भी सदन में आप प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। ठीक है, तो यही आपका राष्ट्रपति महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति बनाम प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति दोस्तों नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, और प्रधानमंत्री दोस्तों वास्तविक प्रमुख होते हैं। जैसे ये औपचारिक प्रमुख, जिसे औपचारिक प्रमुख कौन होते हैं? तो ये राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं? तो दोस्तों ये प्रधानमंत्री होते हैं। परीक्षा उपयोगी दोस्तों कुछ क्वेश्चन बनते हैं। प्रथम राष्ट्रपति कौन है दोस्तों भारत के? तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। ठीक है, और वर्तमान दोस्तों राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कि ये आदिवासी महिला हैं। और यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि आदिवासी प्रथम महिला कौन राष्ट्रपति बनी है? द्रौपदी मुर्मू जी। ये संथाल जाति से हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जनजाति से हैं। चलिए, और ये सबसे मतलब यंग उम्र की भी बनने वाली राष्ट्रपति हैं। कौन? द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, चलिए भारत का, अब हम लोग देखेंगे भारत का महान्यायवादी। दोस्तों ये आर्टिकल 76 में लिखा कहा गया है कि एक भारत का महान्यायवादी होगा। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल 76 है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि वर्तमान में कौन है महान्यायवादी। आर वेंकट रमणी जी हैं। ठीक है,
अनुच्छेद 76 दोस्तों राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल एजी की नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य होते हैं। ठीक है। अनुच्छेद दोस्तों संबंधित कुछ अनुच्छेद इनसे संबंधित दोस्तों देख लेते हैं। अनुच्छेद 76(2), ये बी कहिए या 2 कहिए या ख कहिए। ठीक है। तो अनुच्छेद 76 का बी या 2, ठीक है, कर्तव्य है। ये कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देते हैं। कौन? ये आपके अटॉर्नी जनरल। ठीक है। अनुच्छेद 76 का 3 दोस्तों भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है इन्हें, है ना। अगला दोस्तों आपका है अनुच्छेद 74 का 4, महान्यायवादी राष्ट्रपति की इच्छा तक पद धारण कर सकते हैं। ये पद इनका कोई अस्थायी नहीं होता है। कहने का मतलब यही है कि राष्ट्रपति के द्वारा ही ये अपना पद धारण कर सकते हैं जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे। ठीक है। मुख्य बातें दोस्तों इनसे जान लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। यह सरकार के पूर्णकालिक वकील नहीं है। यह देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी नहीं है। पद छोड़ने के बाद इन्हें निजी कानूनी कुछ नहीं दिया जाएगा। अभ्यास से वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। प्रथम महान्यायवादी दोस्तों यमसी सीतलवाड़ हैं। वर्तमान महान्यायवादी जैसा कि अभी हमने देखा है कि आर वेंकट रमणी जी हैं। ठीक है। इन्हें एजीआई भी कहा जाता है, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्या? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। चलिए अब हम लोग दोस्तों देख लेते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है। तो ये आपके तुषार मेहता जी हैं। भारत के न्याय अभिकर्ता हैं। महान्यायवादी की सहायता करते हैं, लेकिन यह संवैधानिक पद नहीं है। लेकिन संविधान में ये नहीं लिखा गया है कि ये एक होंगे महान्यायवादी। ठीक है। संवैधानिक है। ठीक है। चलिए अगला आपका है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग से दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं। इनका गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। 24 जनवरी 1950 को किसका हुआ था दोस्तों? ये 1950 को ये यूपी का हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। यूपी दिवस भी 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग इनसे संबंधित दोस्तों कुछ देख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो जैसा कि अभी देख रहे हैं दोस्तों, वर्तमान के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार हैं और ये 26वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं? 26वें नंबर के। दोस्तों इनसे दोस्तों अनुच्छेद 324 से 329 तक भाग 15 में निहित है ना, वहाँ न्यायवादी। ठीक है। नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा इनकी होती है। कार्यकाल 6 वर्ष है और इनकी उम्र कम से कम 65 वर्ष की होनी चाहिए। कितनी? 65 वर्ष, है ना। चलिए और देख लेते हैं हम लोग। अनुच्छेद 324 चुनाव का अधिकतम निर्देशन और नियंत्रण रहता है। अनुच्छेद 325 अपात्र धर्म जाति मूल वंश। ठीक है। ये संबंधित है इससे। अनुच्छेद 326 दोस्तों वयस्क मताधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 327 संसद के निर्वाचन के संबंधी अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 328 विधानमंडल के निर्वाचन के संबंध में ये निहित है। अनुच्छेद 329 चुनावी मामले से न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा। ये आपका इससे संबंधित है। ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण बातें भी देख लेते हैं इनसे। दोस्तों निर्वाचन नामावली तैयार करना इनकी काम है। ठीक है। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना इनका काम है। चुनाव निधियों का निर्धारण करना, आचार संहिता लागू करना यही करते हैं। राज्य के निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति यही करते हैं। राजनीतिक दलों का मान्यता यही देते हैं। चुनाव चिन्हों का आवंटन यही करते हैं। ठीक है। तो इनसे दोस्तों इतनी बातें कुछ याद करना है क्योंकि मुख्य चुनाव आयोग से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। और दोस्तों यहाँ एक बार और बात देख लीजिएगा क्या कि ये दोस्तों प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कुमार सेन थे। ये क्वेश्चन बन सकता है। और दोस्तों वेतन मुख्य बिंदु दोस्तों इनकी वेतन कितनी होती है? तो दोस्तों 2.5 लाख रुपए होती है। चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं, जिनमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त शामिल होते हैं। तो चलिए अगला का चैप्टर है भारत का उच्चतम न्यायालय। संविधान का संरक्षण व व्याख्याकार कौन होता है? दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय होता है ना। संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 5 में है उल्लेख इसका। किस अधिनियम के अंतर्गत
सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है? तो दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773 के माध्यम से इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास होता है। ठीक है। ये वन लाइनर है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसी दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। पर वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों 31 है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? ये 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं उसकी शक्तियाँ व न्यायाधीशों को हटाने की विधि किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों यूएस से, यानी कि अमेरिका से ली गई है। क्या सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी जगह वकालत कर सकते हैं? तो इसका जवाब नहीं है। ठीक है। अगला है आपका, किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदाता बनाया गया है? अनुच्छेद 143। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किस में है? दोस्तों ये स्वतंत्र में है। ठीक है। अधिकार किससे है? स्वतंत्र से है। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? तो संचित निधि से होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है, ये किसके द्वारा किया जा सकता है? दोस्तों ये महाभियोग के द्वारा किया जा सकता है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीशों कौन थे? ठीक है। तो दोस्तों हरिलाल जे कनिया थे भारत के प्रथम मुख्य चुनाव न्यायाधीश। ठीक है। मुख्य चुनाव नहीं दोस्तों, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला आपका है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? अनुच्छेद 129। अगला आपका चैप्टर दोस्तों कौन सा है? राज्यसभा। दोस्तों राज्यसभा से हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की कितनी संख्या होती है? तो दोस्तों 45। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधित्वों का चुनाव कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस पर निर्भर करता है? दोस्तों राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधित्व की संख्या सर्वाधिक होती है? उत्तर प्रदेश की होती है। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये दोस्तों 30 वर्ष होनी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अगला आपका है, किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता है? दोस्तों राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा व राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या क्या है? तो कुल सदस्य संख्या कितनी है? 1/10 भाग होता है। ठीक है। वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? दोस्तों ये राज्यसभा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिन बाद तक लोकसभा को लौटाया जा सकता है? दोस्तों 14 दिन बाद। राज्यसभा एक अस्थायी सदस्य है। क्यों? क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता है और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला आपका है, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसके पास होता है? दोस्तों राष्ट्रपति के पास होता है। राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? दोस्तों ये आपका 3 अप्रैल 1952 में हुआ था। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? दोस्तों 13 मई 1952 में इसकी बैठक हुई थी। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता है? दोस्तों ये संसद की स्वीकृति के बिना। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थितियाँ में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? अगर जो राज्यसभा का सभापति नहीं रहता दोस्तों, तो दोस्तों उपसभापति इसका संचालन कर सकता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना कौन जारी कर सकता है? तो ये निर्वाचन आयोग जारी कर सकता है। दोस्तों अगला चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत के प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति करते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों ये प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग जो कि नीति आयोग। ठीक है। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? दोस्तों प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ठीक है। अगला दोस्तों आपका है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। ठीक है। ये सभी को पता होगा कितना होता है? 5 वर्ष। ठीक है। अगला आपका है प्रधानमंत्री पद त्याग
पत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मोरारजी देसाई थे। कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक तक प्रधानमंत्री रहे हैं? ये जवाहरलाल नेहरू हैं, जो कि पहले भारत के प्रधानमंत्री भी हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? ये 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 25 वर्ष। अगला है दोस्तों आपका, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में लागू हुई थी? ये ब्रिटेन में हुई थी और यहीं से संसदीय प्रणाली लिया भी गया है ना, अपने अपने भारत में, अपने भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किससे निहित है? क्या तथ्यात्मक संप्रभुता किसमें निहित है? तो ये प्रधानमंत्री में निहित है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? अभी हमने बताया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। किस प्रधानमंत्री ने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? दोस्तों ये इंदिरा गांधी थी, है ना। ये कौन थी? इंदिरा गांधी। जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? गुलजारीलाल नंदा बने, जो कि दूसरे प्रधानमंत्री, सेकेंड प्रधानमंत्री कौन बने? गुलजारीलाल नंदा। अगला आपका निर्वाचन आयोग से दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातें दोस्तों हम लोग याद कर लेते हैं। निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या है? जनता द्वारा मतदान, इसी को दोस्तों प्रत्यक्ष कर निर्वाचन कहते हैं। निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है 324 के अंतर्गत। भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश के संविधान से ली गई है दोस्तों? ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। मतदाताओं के पंजीयन का उत्तराधित्व किसका है? ये निर्वाचन आयोग का होता है। अगला दोस्तों, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे, जिसका कि हमने पहले डिस्कस कर चुका है। भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुआ था दोस्तों? 1952 में हुआ था। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ दोस्तों? 1989 में। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष है। ठीक है, कितनी है? 18 वर्ष। अगला है दोस्तों आपका, लोकसभा विधानसभा में किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है दोस्तों? मतदान का जब 1/4 भाग, क्या मतदान का एक छठे भाग, 1/6 भाग मतदान प्राप्त नहीं कर पाते हैं तब। ठीक है, निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है दोस्तों? 5 वर्ष के लिए की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। विधान परिषद के चुनाव का संचालन कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है दोस्तों? निर्वाचन आयोग से संबंधित है। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता कौन तैयार करता है? निर्वाचन आयोग तैयार करता है। ठीक है, अगला आपका है चैप्टर भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। राष्ट्रपति से दोस्तों संसद और सरकार। ठीक है, ये तीनों से दोस्तों लोग देखते हैं। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 61 दोस्तों राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाने के लिए किया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। संघ, राज्य, अधिकार और कर्तव्य। अनुच्छेद 1 दोस्तों भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है, सभी को पता होगा। अनुच्छेद 2 दोस्तों नए राज्यों के प्रवेश का या स्थापना से संबंधित है, यानी कि अनुच्छेद 2 नए राज्य को प्रवेश कर सकता है और स्थापित कर सकता है। ठीक है, अगला आपका है अगला दोस्तों आपका है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। ये दोस्तों नागरिकों को मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है 12 से लेकर 35 तक, और मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 14 में दोस्तों कहता है कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण, ये अनुच्छेद 14 में कहा गया है। और अनुच्छेद 70 में दोस्तों अस्पृश्यता का अंत, यानी कि अनटचेबिलिटी का अंत। ठीक है, अनुच्छेद 19(1) क विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता सहित। ठीक है, अनुच्छेद 21 दोस्तों जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और बलात्श्रम, यानी कि मानव को आप बेच नहीं सकते हैं, और बलात्श्रम पे रोक। ठीक है, अगला आपका है
अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप कारखानों में काम नहीं करा सकते हैं। अगर जो आप ऐसा करेंगे और कराएंगे तो दोस्तों आपको जुर्माना और जेल भी हो सकती है। ठीक है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तथ्य से संबंधित है और ये कहाँ से लिया गया है? ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद दोस्तों 72, यहाँ हम लोग देख लेते हैं। अनुच्छेद 72 दोस्तों राष्ट्रपति के क्षमादान के लिए शक्तियाँ दी गई हैं। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्तियाँ दी गई हैं और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद। ठीक है। अनुच्छेद 79 भारत में एक संसद होगा। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचनाओं और गठन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना और गठन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 85 लोकसभा के विघटन के बारे में बताया गया है। ठीक है। अगला आपका है अगला दोस्तों आपका है अनुच्छेद 85 लोकसभा के विघटन से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 108 कुछ स्थितियों में सांसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही देखने को मिलते हैं कि संयुक्त बैठक किसके आर्टिकल के माध्यम से होती है दोस्तों? आर्टिकल 108 है ना। आर्टिकल 40 अनुच्छेद 24 तो ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए राज्य के कदम में वर्णित है। ठीक है। अनुच्छेद 45 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए, इसका प्रावधान आर्टिकल 45 में दिया गया है। अनुच्छेद 51 क भारत के प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है और कितने हैं? पूरे 11 हैं। ठीक है। चलिए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातें भी दोस्तों हम देख लेते हैं। मूल अधिकार न्यायोचित है, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है और अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है 368 और ये किस देश के संविधान से लिया गया है? ये आपका साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है और ये भाग 20 में वर्णित है। कितने? भाग 20 में। ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला चैप्टर देख लेते हैं। अगला चैप्टर आपका है भारतीय संविधान। ठीक है। के प्रमुख अनुच्छेद, संसद एवं संरचना एवं गठन और उसके सत्र। अनुच्छेद ये दोस्तों हम लोग देख लिए का बार देख रहे हैं दोस्तों, सॉरी, है ना। चलिए यहाँ से दोस्तों ये भी हम लोग देख लिए हैं। ठीक है। ये दोस्तों हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है। राज्यसभा और सभापति उपसभापति। ठीक है। अनुच्छेद 89 राज्यसभा के एक सभापति और उपसभापति, इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 90 में उपसभापति पद का रिक्त होना या हटाना का वर्णन इसमें किया गया है अनुच्छेद 90 में। 91 में सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्तियाँ दी गई है। अनुच्छेद 92 में दोस्तों जब सभापति या उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तब उनका पीठासीन होना चाहिए। ठीक है। चलिए अगला आपका है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये देखिएगा दोस्तों आप, भारतीय संविधान के प्रमुख संसदीय अनुच्छेद है ना। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की अस्पष्टता भाषा परिभाषा बताता है। अनुच्छेद 111 विधेयकों पर राष्ट्रपति की सहमति होनी चाहिए। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण बजट का प्रस्तुतिकरण करता है। और अभी निर्मला सीतारमन जी की हैं तो ये अनुच्छेद 112 के तहत किए हैं, है ना, बजट। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक के माध्यम से धन निकासी, इसका वर्णन इसमें है। अनुच्छेद 115 में दोस्तों अनुपूरक अतिरिक्त या अधिकतम अनुदान का वर्णन है ना। अनुच्छेद 116 लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवानुदान, ये दोस्तों अनुच्छेद 116 में वर्णित है। अतिरिक्त तथ्य दोस्तों, अतिरिक्त तथ्य वित्त विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। संसद के सामान्य प्रावधान, अनुच्छेद 100 में दोस्तों सदनों में मतदान और गणपूर्ति की गई है। अगला दोस्तों आपका है अनुच्छेद 101, ये सीटों का रिक्त होना का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 101 में। अनुच्छेद 102 में सदस्यता के लिए योग्यताएं बताई गई हैं। अनुच्छेद 106 सदस्यों का वेतन एवं भत्ते बताया गया है। अनुच्छेद 108 कुछ स्थितियों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाए, ये कहा गया है। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है ना। चलिए दोस्तों हम लोग अगला देख लेते हैं। ये दोस्तों यहाँ से दोस्तों देखेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा दोस्तों लंबा हो जा रहा है ना। कितने का हो गया है? 34 मिनट का हो गया दोस्तों, तो इसलिए दोस्तों हम लोग
थोड़ा कुछ और महत्वपूर्ण बातें दोस्तों देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को ख़त्म करेंगे। ये सब आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा अगर जो आपके पास टाइम है तो। ये दोस्तों देखेंगे हम लोग क्या, ये भी नहीं, ये देखेंगे चलिए दोस्तों, थोड़ा ये आर्टिकल आप लोग एक नज़र में देख लीजिएगा, उसके बाद दोस्तों हम लोग वीडियो को ख़त्म करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा दोस्तों लंबा होने वाला है, हो जा रहा है। इसीलिए दोस्तों, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद दोस्तों, भाषा और आपातकाल के संबंध में अनुच्छेद 343, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये दोस्तों कहाँ पे बताया गया है, अनुच्छेद 343 में। अनुच्छेद 344 में दोस्तों, राजभाषा के लिए आयोग और संसदीय समिति का गठन किया गया। अनुच्छेद 350 में दोस्तों, अनुच्छेद 350 के क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा प्रदान की गई है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के प्रसार और विकास के लिए निर्देश दिया गया है। तो ये थे दोस्तों आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आई होप आपको ये पसंद आया होगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और कुछ दोस्तों और हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, चलिए।